नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। मैं निशब्द हूं दोस्तों। कल किसानों पर, हरियाणा के करनाल पर जिस तरह की हिंसा प्रशासन ने की, वहां की पुलिस ने की, उस अधिकारी पर, जिस अधिकारी ने खुलेआम वकालत की थी इस बात की कि किसानों के सिर पर वार करो और जरूरत पड़े तो उनका सिर फोड़ दो। आज की तारीख में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सिर्फ एक बात पर आपत्ति थी कि उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वहां के डीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, यादव साहब ने, कि आप उनकी भावनाओं को समझिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं ना, इसमें दो तीन चीजों पर गौर कीजिएगा। उनका यह कहना है कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए सख्ती की जरूरत है। यह कौन सी विचारधारा है खट्टर साहब? दूसरी बात, ये चेतावनी शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस एसडीएम आयुष सिन्हा के लिए नहीं, चेतावनी शब्द का इस्तेमाल करते हैं किसानों के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे साथ अधिकतर राज्य की जनता नहीं है। दरअसल आज की तारीख में मनोहर लाल खट्टर इतने आत्मविश्वास के साथ, इतनी बेरुखी के साथ, और उनका प्रशासन इतनी बेहयाई के साथ अगर किसानों के बारे में इस हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए कि इन्हें लगता है कि हम चाहे जो भी कर लें, मगर जहां वोट की बारी आएगी जनता हमें इसकी सजा नहीं देगी। सुनिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा। लोकतंत्र की सुरक्षा करना शासन, प्रशासन, गवर्नर सबका काम है, लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए। और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, सारी शक्ति प्रयोग की जाती है। शक्ति तो लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए करनी चाहिए थी। मैं फिर पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, आपने चेतावनी शब्द का इस्तेमाल किया किसानों के लिए। आप कह रहे हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाए रखने के लिए सख्ती की जरूरत है। तो मुझे बताइए ना, ऐसे कितने मुकाम, ऐसी कितनी घटनाएं सामने उभर कर आई हैं जहां वो अराजक तत्व जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल था, उनके सामने आपकी पुलिस पूरी तरह से नतमस्तक हो जाती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। क्यों, बताइए क्या वजह है कि आप उनके सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो जाते हैं मगर किसानों पर अपना पूरा दम चलाते हैं? सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि जो डीएम साहब हैं, यानी कि आयुष सिन्हा के जो बॉस हैं, डीएम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। इसके अंदर डीएम साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हो, मगर आप उनकी भावनाओं को समझिए। मैं ये समझना चाहता हूं इसमें कौन सी भावनाएं हैं। आयुष सिन्हा ने साफ तौर पर कहा था कि यह एक लक्ष्मण रेखा है, इसके पार कोई भी आएगा आप उसका सिर फोड़िए। कोई इस लक्ष्मण रेखा के पार बगैर अपने सिर फूटे नहीं जाएगा, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो। कई लोग घायल हो गए, इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, हालांकि लोग कह रहे हैं उसकी दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। मगर क्या हम यह दावा कर सकते हैं कि उस घटना के पीछे, उनकी मौत के पीछे कहीं ना कहीं पुलिस की जो ज्यादती है वो एक वजह ना रही होगी? मैं आपको फिर सुनाना चाहता हूं दोस्तों, आयुष सिन्हा ने कल क्या कहा था, उनका वो शर्मनाक बयान जिसे सही ठहराने का पूरा प्रयास हरियाणा सरकार कर रही है। सुनिए। सिंपल है, जो भी हो यहां से इससे कोई नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता नहीं है सर। मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ, कोई डाउट आओगे? कोई जाएगा इसको पीछ करके सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है आपके। और यही नहीं दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात यह थी कि हरियाणा के जो एडीजीपी थे, उन्होंने कल पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसानों पर हल्का फुल्का बल प्रयोग हुआ है। मैं अब भी दोस्तों वो तस्वीरें आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाना चाहूंगा, और उसकी वजह यह है क्योंकि वो एक हिंसा है और इस हिंसा को दिखाकर मैं अपने इस वीडियो के जरिए कोई भड़काऊ संदेश नहीं देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इस वक्त किसानों में जबरदस्त आक्रोश है उस घटना को लेकर। आज चंडीगढ़ में भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, मगर मैं नहीं चाहता दोस्तों कि इस मुद्दे को लेकर कुछ भी, मेरे किसी शब्द को लेकर किसी भी तरह की कोई भड़काऊ बात हो। मैं अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा हूं, मगर क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है? सुनिए क्या कहा था
हरियाणा पुलिस के इस ऑफिसर ने। आज 28 अगस्त को करनाल में जो बस्तारा टोल प्लाजा पे घटना हुई है उसके बारे में मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। सुबह करीब 12 बजे वहाँ कुछ किसान प्रदर्शनकारी जो मौजूद थे उन्होंने ज़बरदस्ती नेशनल हाईवे को जाम किया और ज़बरदस्ती करनाल शहर की तरफ जाने की कोशिश की। जब उनको वहाँ पे मौजूद कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने समझाया कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो उसके बाद उन्होंने उग्र एक रूप ले लिया और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पे पत्थर फेंके, कुछ लोगों ने कसी वगैरह से भी अटैक करने की कोशिश की। उसके बाद नियमानुसार पुलिस बल ने एक हल्का बल प्रयोग किया और उनको वहां से हटाया। कोई यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चेतावनी किसको दे रहे हैं? किसान को अब भी चेतावनी दे रहे हैं। हल्की पुल्की गलती मानी जा रही है आयुष सिन्हा की। यही नहीं, उनके जो बॉस हैं वो कह रहे हैं उनकी भावनाओं को समझो, उनसे जाने अनजाने में कुछ शब्द इधर से उधर हो गए होंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जाने अनजाने में शब्द इधर से उधर नहीं हुए। बाकायदा उनके इस आदेश के बाद किसानों पर हमला किया गया, किसान लहूलुहान हुआ। वो तमाम तस्वीरें हमारे सामने हैं, आप इस बात से नहीं बच सकते। और इत्तेफाक देखिए कि अब से 2 दिन पहले इन्होंने जलियांवाला बाग का स्वरूप बदल दिया, काया पलट कर दिया। दोस्तों यह तस्वीर देखिए दोस्तों, बाईं तरफ वो तस्वीर है जो कि जलियांवाला बाग का प्रवेश द्वार है, पुराना प्रवेश द्वार, और दाईं तरफ अगर आप देख रहे हैं इन्होंने उसकी काया पलट कर दी है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जलियांवाला बाग वहां है जहां एक नरसंहार हुआ था, और इन्होंने जो उसकी पूरी भावना है जलियांवाला बाग की, उसकी काया पलट करके वहां पर इस तरह का निर्माण करके मानो इन्होंने जलियांवाला बाग की आत्मा को ही नोच दिया है। दोस्तों सबसे शॉकिंग बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वीडियो जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है उसे ट्वीट करते हैं और जलियांवाला बाग को याद करते हैं। एक लाइट और साउंड शो हुआ था दोस्तों। मैं फिर दोहरा दूं, जलियांवाला बाग एक रॉक कॉन्सर्ट नहीं था, यहां एक नरसंहार हुआ था। यहां की आपकी भावनाओं को समझना होगा, यहां की आत्मीयता को आपको समझना होगा। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री द्वारा ट्वीट किया गया आप इस वीडियो को देखिए। मेरे हिसाब से यह निहायत ही इनसेंसिटिव, असंवेदनशील वीडियो है जो प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। देखिए। और इत्तेफाकन जिस आयुष सिन्हा ने हमारे किसानों पर बल प्रयोग का इजाजत दिया था, यह भी कहा था इनका सिर फोड़ो। मैंने अपने एक कार्यक्रम में कल कहा था दोस्तों कि जब लाला लाजपत राय की मौत हुई थी तब उस वक्त एक अंग्रेज अफसर ने भी उनके सिर पर वार किया था, उनके सिर पर वार किया था जब वो साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसी मौत का बदला भगत सिंह ने लिया था। आज मैं बात कहना चाहूंगा, किसानों ने अब तक अहिंसात्मक तरीके से अपने आंदोलन को अंजाम दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो अहिंसात्मक तरीके से अपने इस आंदोलन को अंजाम देंगे, चाहे उन्हें जितना भी भड़काया जाए, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुछ भी कहें, चाहे आयुष सिन्हा किसी भी तरह का कोई भी एक्शन ले। आपको यह वादा करना होगा कि आप किसी भी सूरत में हिंसा का दामन नहीं थामेंगे। मगर आप इतिहास की इस करवट को, इस मोड़ को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक तरफ इन्होंने जलियांवाला बाग की जो आत्मीयता को नोचने का प्रयास किया है, उस जगह की सौम्यता को तहस नहस करने का प्रयास किया है दोस्तों, और दूसरी तरफ हमारे किसानों पर इस तरह से हमला किया जा रहा है। प्रशासन उस हमले तक को जायज ठहराने का प्रयास कर रहा है। मैंने आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हरियाणा सरकार के 3 अधिकारियों के बयान सुनाए, और इन तीनों बयानों में आपने महसूस किया होगा कि आयुष सिन्हा की आलोचना करने में इन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। हमें बताया जा रहा है कि उनकी भावनाओं को समझिए,
हमें यह भी बतलाया जा रहा है कि उनका एक दो शब्द इधर उधर हो गया होगा। मैं फिर दोहरा दूं, मुद्दा एक दो शब्द का नहीं है। उन एक दो शब्दों की चलते किसान पर जो हमला हुआ है वो है। हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के जो वैचारिक पूर्वज है ना, इन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई बहुत सक्रिय भागीदारी नहीं की। आप खुद जानते हैं, सावरकर इनके सबसे बड़े आइडियोलॉग, सावरकर ने अंग्रेजों से बाकायदा माफी मांगी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाकायदा अंग्रेजों को खत लिखकर इन्होंने कहा था, क्योंकि जाने माने इतिहासविद पुरुषोत्तम अग्रवाल ने इस बारे में जानकारी भी दी है कि बाकायदा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को खत लिखकर कहा था, क्योंकि उस वक्त बंगाल सरकार का हिस्सा थे, और उन्होंने कहा था कि हम किसी भी सूरत में भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा नहीं होंगे। और आप जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा ना आरएसएस थी और ना मुस्लिम लीग थी, वो मुस्लिम लीग जो बाद में पाकिस्तान चली गई। तो यह तो इनका योगदान रहा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, और यही वजह है दोस्तों, ये स्वतंत्रता संग्राम की अहमियत को नहीं समझते। आरएसएस का किरदार तब आता है दोस्तों जब देश को आजादी मिलने वाली होती है, जब देश का बंटवारा हो रहा होता है, तब जब समाज के अंदर जहर फैलाने की बारी आती है, तब इनके तमाम बड़े नेताओं के जहरीले बयान सामने उभर कर आते हैं। गुहा साहब ने, रामचंद्र गुहा ने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं ने बाकायदा महात्मा गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार किया था, भ्रामक जानकारियां फैलाई थी, लोगों के खिलाफ उन्हें भड़काने का प्रयास किया था। यानी कि कुछ ऐसे बयान दिए थे जिससे लोग महात्मा गांधी के खिलाफ भी भड़कने लगे थे। मानो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल उस वक्त भी काम कर रहा था। गुहा साहब की किताब पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी बात। तो यह उनका योगदान उस वक्त था, और आपके दामन पर यह जो दाग लगा हुआ है, आप उसे नहीं पोंछ सकते। आप इस बात को भी अपने दामन से नहीं पोंछ सकते कि 52 सालों तक आरएसएस ने नागपुर स्थित अपने मुख्यालय में तिरंगे को नहीं फहराने दिया, और जब साल 2002 में 3 लोगों ने आपके मुख्यालय में प्रवेश किया था और तिरंगा फहराने का प्रयास किया था, तो आपने उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया था। बताइए, यह बात सही है या नहीं है? क्योंकि इसी मंच पर, सुनिए सरकार के मंच पर, आज से करीब 2 साल पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें तफसील से इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज चूंकि सत्ता आपके हाथों में है, आज जबकि प्रचार तंत्र आपका गुलाम है, आपको लगता है हम कुछ भी कह सकते हैं। इस वक्त जनता का मास हिप्नोसिस, यानी कि सामूहिक स्तर पर एक सम्मोहित किया गया है। आप इसी मास मीडिया के जरिए किसान को बदनाम करते हैं, जो लोग अपनी आवाज को उठाते हैं उन्हें बदनाम करते हैं, उन्हें देशद्रोही बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, और नतीजा आपके सामने। मगर जो इंसान या जो पार्टियां या जो ताकतें प्रचार की जिंदगी जीती हैं, उसी प्रचार के जरिए उनका खात्मा भी होता है। इन शब्दों को जरूर याद रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।